गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा तो नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोशन ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर मैंने बोला था कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन यानी कि केस 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वो केस क्या था? व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जब वेलोसिटी कैसी थी? फील्ड के परपेंडिकुलर थी। अब आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और इस बार सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, जब वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड। आई होप आपने पुराना लेक्चर देख लिया है और क्या कंक्लूजन निकला था वहां पर हमारे पास, ध्यान रखना, उसी कंक्लूजन का ही फायदा उठाएंगे। दो तीन बातें याद दिला दे रहा हूं पहले एक बार। पहली बात ये बोली थी कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है फील्ड के, तब चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ बनाता है। उस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है, वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है। इसका मतलब ये था कि अगर फील्ड मेरा एक्स एक्सिस में है तो सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा? एक्स में तो फील्ड हो गया, तो बचे कौन से दो एक्सिस? वाई जेड। तो सर्कुलर पाथ का प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन, यानी कि ये वाला प्लेन होगा। अगर फील्ड मेरा वाई में है तो सर्कुलर पाथ का प्लेन कौन सा होगा? एक्स जेड प्लेन। मतलब समझ रहे हैं? ये बात मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, फिर भी रिकॉल करा रहा था, इसकी जरूरत है, मैं आज याद हो गई। और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है? आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये बातें हम सीख चुके थे कल तक, पिछले लेक्चर तक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, इस बार फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। लेट्स से एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ध्यान रखना क्या है? एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइंस के साथ। तो बहुत सारी पैरेलल लाइंस में यहां पे बनाने से डायग्राम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप मेरी बात सुन गए होंगे कि इस पूरे प्लेन में फील्ड यूनिफॉर्म है। किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। क्लियर इतनी बात? अब मैंने दूसरी बात बोली कि फील्ड के साथ जो वेलोसिटी है, जो चार्ज है मेरा क्यू, वो एंटर कर रहा है इस फील्ड में, और वो एंटर कर तो रहा है लेकिन किस एंगल से कर रहा है? परपेंडिकुलर नहीं कर रहा है। परपेंडिकुलर करता तो या तो वाई में होता या जेड में होता। वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी एंगल के साथ एंटर किया। मान लीजिए ये चार्ज है क्यू और ये चला आ रहा है, कहीं से चलते हुए आ रहा था। यहां से जब फील्ड में एंटर हुआ तो मैंने बोला उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v है उसकी वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है वो फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रही है, थीटा। आई थिंक सिचुएशन क्लियर है इतनी। फील्ड एक्स में है, चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ है? कुछ थीटा एंगल पर है। मुझे क्या पता करना है? दो बातें पता करनी है। इसका पाथ कैसा है? पहली बात, सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात तो यह है, इसका पाथ पता करना है। हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे कल के लेक्चर की, और कुछ 11th की, और कुछ बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक बातों की। ये वेलोसिटी है, आप इस वेलोसिटी को देख रहे हैं, ये किसकी वेलोसिटी है? अच्छा, ये तो पता ही होगा, चार्ज की वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कितना है? Q है। क्या मैं इस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं? इसके कंपोनेंट्स कर सकता हूं? क्या मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर सकता हूं? कंपोनेंट्स करना आपको पता है, एक मैं फील्ड की डायरेक्शन में कर सकता हूं, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर सकता हूं। अभी बताते हैं क्यों। मैंने कंपोनेंट बोला कि ये वाला बताइए बच्चे कितना होगा? आप बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे, जिधर से थीटा दिया आता है वहां पर v cos थीटा। फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कितना होगा? आप बोलेंगे v sin थीटा। ये v क्या आपको ऐसे अच्छी नहीं लग रही है? तो आप चाहें तो नॉर्मल v बना सकते हैं, छोटी वाली जैसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छी सुंदर लगती है हमें। v cos थीटा, v sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट फील्ड के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है। दिखा? तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मैंने नाम दे दिया v परपेंडिकुलर। कुछ नाम देने में दिक्कत नहीं। इसको क्या बोल दिया? कंपोनेंट कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो ये वाला ऑब्वियसली कौन सा हुआ? v पैरेलल। अब ऐसे ही लिखते हैं पैरेलल, परपेंडिकुलर में r लगा देते हैं, पैरेलल में l लगा देते हैं, शायद ऐसा ही करते हैं। जैसे ही मैंने कंपोनेंट किए
अब मेरी नज़र सिर्फ किस पे रह गई है, ये वाली ओरिजिनल वेलोसिटी मेरे लिए अब क्या हो गई, बकवास हो गई है। अब मैं इस चार्ज को कैसे देख रहा हूं, दो टुकड़ों में देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं कि एक पार्ट में इसकी वेलोसिटी v sin थीटा है और एक में कैसी है, v cos थीटा, यानी कि दो अलग अलग सिचुएशंस में कंसिडर कर रहा हूं। चार्ज दो नहीं है, चार्ज एक ही है। मैं कैसे बोल सकता हूं इस लाइन को अब कि चार्ज q चार्ज v sin थीटा से गया और यही चार्ज किससे गया, v cos थीटा से गया, साइमल्टेनियसली। कंपोनेंट मतलब ये नहीं है कि एक आज जाएगा एक कल जाएगा, साइमल्टेनियसली मुझे दो वेलोसिटीज नजर आ रही हैं, चार्ज वही है q। अब नजर सिर्फ एक बात पे, क्या ये वाला कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है। और कल मैंने सीखा है कि जब वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो वो चार्ज कैसा घूमता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। सुना, आई थिंक सुन लिया होगा। किस पाथ पे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे। उसका प्लेन कौन सा होता है, बच्चे बोलेंगे उसका प्लेन कौन सा होता है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक्सिस। फील्ड किस में है, एक्स में है, अभी सिखाया था फील्ड एक्स में है, तो इस v sin थीटा की वजह से चार्ज घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, किस प्लेन में, yz प्लेन में। अरे बहुत बड़ी बात हो गई, खतरनाक बात बोल दी है क्या मैंने, दोबारा सुनना बहुत छोटे से। मेरे पास चार्ज की वेलोसिटी v थी, मैंने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट किए। ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैं कर सकता हूं, मुझे दिखाई दिया और सबको दिखाई देता है कि जब भी कोई वेक्टर होता है हम कंपोनेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने कंपोनेंट किए, एक पैरेलल कंपोनेंट फील्ड के v cos थीटा, एक v sin थीटा। कंपोनेंट करने का मतलब ओरिजिनल वेक्टर के मैंने दो पार्ट करके देख लिए हैं, यानी वेलोसिटी के दो नजरिए से मैं देख सकता हूं। क्या सोच सकता हूं कि q चार्ज v sin थीटा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एंटर किया और v cos थीटा वेलोसिटी से पैरेलल। अब मैं तो कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए v sin थीटा को देखो, सिर्फ v sin थीटा को देखिए आप जैसे ही v sin थीटा को देखेंगे तो आपको कल की बात याद आएगी कि चार्ज जब परपेंडिकुलर होता है फील्ड के तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। नहीं करता है तो आप देख भी सकते हैं कैसे, v क्रॉस b करेंगे, v की तरफ राइट हैंड की, वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, फील्ड की तरफ पाम रही, मेरी थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, यानी कि ये चार्ज यहां से एंटर करते ही किधर गोली मारने लगेगा, ये अंदर जाने लगेगा बोर्ड के अंदर, और बोर्ड के अंदर घूम के यूं करके घूमेगा। यानी कि कौन से प्लेन में घूमेगा, YZ प्लेन में। दिखाई दे रहा है इतना, किस प्लेन में घूमेगा, YZ प्लेन। अब मेरी बात सुनना, बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस v sin थीटा ने इसको वेलोसिटी, इसको पाथ प्रोवाइड किया, सर्कुलर पाथ YZ प्लेन में, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब मेरी बात सुना, ये कहीं चला थोड़ी नहीं गया, साइमल्टेनियसली इसके पास ये भी तो वेलोसिटी है। जब साइमल्टेनियसली ये भी वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी उसको किधर ले जाने का काम कर रही है, ये वेलोसिटी तो कह रही थी चार्ज को किधर चलो, आगे चलो, और ये वाली वेलोसिटी कह रही है कैसे चलो, घूमो। अच्छा, एक और बात मैं बोलूंगा बस, फिर सब इकट्ठी जोड़ दूंगा बातें। इस वेलोसिटी की वजह से, क्या इस वेलोसिटी की वजह से इस पे कोई फोर्स लगेगा, बहुत सिखाया है, वेलोसिटी एंड फील्ड जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स कितना होता था, q v क्रॉस b। वेलोसिटी और फील्ड, इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो q v b sin थीटा। घबराना नहीं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं बच्चे ये सब देख के, इतने सारे एंगल देख के। क्या वेलोसिटी और फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। मैं चार्ज की इस वेलोसिटी की बात करूं तो फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब फोर्स कितना लगा, 0। किस चार्ज पर, मतलब किस वेलोसिटी की वजह से, पैरेलल वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं लगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, खत्म बात। फोर्स सिर्फ इसमें लग रहा था, वो फोर्स इसको क्या कर रहा था, घुमा रहा था। अब सारी बातें जोड़ देंगे, v sin थीटा ने इसको सर्कुलर घुमाना शुरू किया, साइमल्टेनियसली v cos थीटा इसको आगे लेकर जा रही है, तो देखना क्या करेगा, शायद दिख रहा होगा आपको, घूमना शुरू किया सर्कुलर पाथ पर, लेकिन खिंच गया आगे भी खिंच गया, किसकी वजह से, इस v cos थीटा की वजह से। फिर एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और इस तरह के पाथ को स्प्रिंग वाला पाथ भी बोल सकते हैं। और देखना, बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। दिखाई दे रहा है आपको ये क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है ये और लीनियर पाथ पे ले जा रहा है ये, और इस पाथ को बोल देते हैं आप अच्छी फिजिक्स की लैंग्वेज में हेलिकल पाथ। क्या बोल देते हैं, हेलिकल पाथ। यानी कि
जब चार्ज की वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होती, तब वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? हेलिकल पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो करता है? हेलिकल पाथ। और उस हेलिकल पाथ की बात करें, एक्सिस कहाँ होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर ये हेलिकल एक स्प्रिंग है तो इसकी एक एक्सिस होगी ना, तो वो एक्सिस क्या होती है? फील्ड की डायरेक्शन में होती है, अलोंग द फील्ड होती है एक्सिस इसकी। आई थिंक सब बातें क्लियर हैं। बहुत छोटी सी कहानी थी, कुछ पाथ वाथ क्लियर हुआ आपको? एक बार सुंदर सा डायग्राम बना लीजिए, बहुत सुंदर सा। क्या हो रहा है? ये एंटर कर रहा है, वापस आ रहा है, घूम रहा है इसी हेलिकल पाथ पे, यूं करके घूम रहा है। हटा दें इतना। तो इस हेलिकल पाथ की भी तो कुछ रेडियस होगी, ये जो है इसकी रेडियस होगी ना, ये रेडियस होगी। तो इस रेडियस की बात करेंगे, तो रेडियस की बात मैं करता हूं। कल मैंने बोला था हेलिकल पाथ क्या है? सर्कुलर लूप्स हैं। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती थी? कल मैंने बताया था r इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, यही होती है। यहां पर v क्या होती थी? वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होती थी। अब यहां पर चार्ज सर्कुलर पाथ पर किसकी वजह से घूम रहा है? बोलेंगे क्या किसकी वजह से घूम रहा है? क्या इसकी वजह से घूम रहा है या v cos थीटा की वजह से? आप सबको पता है परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर पाथ मिलता है, यानी कि v परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? v परपेंडिकुलर। कौन सा लिख दिया? v परपेंडिकुलर। इस v परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लिख सकते हैं m, और v कितना है? v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। कोई डेरिवेशन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सीधा रिजल्ट याद हो गया मुझे। रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, रेडियस आई किसकी वजह से? सर्कुलर पाथ आया किसकी वजह से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू रख दी मैंने v sin थीटा। बहुत छोटा सा काम था। जिसको ये समझ में आ गया है कि कैसे सर्कुलर पाथ, कैसे हेलिकल पाथ बना है, वो सब जीत गया है लड़ाई। और ये यही सिखाने के लिए पिछला लेक्चर लिया था मैंने, बस। आई थिंक क्लियर इतनी बात। अब बोलिए फटाफट से, दूसरा काम मैंने किया था, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने का टाइम, उसको क्या बोलते थे? टाइम पीरियड। क्या रहता था? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अरे इसमें तो वेलोसिटी आई नहीं, इसमें तो वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, ये तो कल भी बताया था। इसका मतलब ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। आधे हमें देख रहे हैं ऐसे कि सर ये क्यों लिख दे रहे हो, हमें तो याद ही नहीं हुए अब तक। याद होंगे कैसे बच्चे? दोबारा देखोगे नहीं तो, एक बार भी नहीं देखा है आपने अभी तक। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं। रेडियस में क्या चेंज आ गया? बस वेलोसिटी की जगह क्या लग गया? परपेंडिकुलर। v sin थीटा याद रखो मत रखो, क्या याद रखना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ध्यान रहे, फंस जाते हैं बच्चे इसमें बड़े लेवल पे। हटा रहा हूं सब कुछ। एक टर्म नया ऐड होता है इसमें, एक टर्म नया ऐड होता है। उस टर्म को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ये एक थोड़ी सी डेफिनेशन सुन लेना एक बार में, बहुत छोटी सी, बहुत आसान है, बस नाम है ऐड करने के लिए। क्या नाम बोला मैंने? पिच। पिच का मतलब क्या हुआ? ये चार सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्या सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते ये एक थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है? देखा ना, यहां से चला और ये जो आया, इस जो एक लूप कंप्लीट वैसे कहाँ होता है? यहीं पे होता ना, लेकिन कहाँ हुआ जाके? यहाँ हुआ जाके। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में कुछ लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर ली है। तो पिच की डेफिनेशन सुनना, एक रिवॉल्यूशन में जो लीनियर डिस्टेंस कवर की है चार्ज ने, दैट इज कॉल्ड पिच। सुना कुछ? द लीनियर डिस्टेंस लिखना है, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज in one revolution is called pitch. I hope is that clear? I hope it is clear. लिख दूं एक बार और, मतलब आप लिख लीजिए, the linear distance covered by the charge in one revolution is called pitch. तो पिच की यूनिट क्या होगी? पिच की यूनिट क्या होगी? जरा बोलना जरा। पिच की यूनिट क्या होगी? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि पिच की यूनिट क्या हो गई है? मीटर हो गई है। यानी कि क्या है ये? डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये तो बहुत पुराना है,
इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस ये वैसे पिच को मैं पिच लिख देता हूँ, वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दिया मैंने यहाँ पे। चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो पिच क्या बन जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे और बोलना चाहिए कि सर यहाँ पर काइनामेटिक्स की इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ की, काइनामेटिक्स की इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ की, सीधा सीधा स्पीड इनटू टाइम क्यों लगा दिया। आंसर आप सबके पास छुपा हुआ है, आप सबको पता है। क्या पता है, व्हेन देयर इज़ नो एक्सीलरेशन तब हम डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम का यूज़ करते हैं, जब एक्सीलरेशन ना हो। ये चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, किस वेलोसिटी से, v cos थीटा वेलोसिटी से। और मैंने अभी अभी बताया था इस पर फोर्स कितना लग रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था क्या, नहीं था। फोर्स नहीं था, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन आएगा ही नहीं। पिच की बात कर लेंगे, स्पीड कितनी है लीनियर डायरेक्शन में, v cos थीटा। एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड वैल्यू आपको पता है कितनी है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना है, 2πm अपॉन QB। ये मौकाए वारदात पे निकल आते हैं फॉर्मूले, याद नहीं करने पड़ते। इसको ऐसे मत याद करने बैठना कि ये वाला मैं याद कर लूंगा इतना बड़ा फॉर्मूला कि v cos थीटा 2πm अपॉन QB, v cos थीटा 2πm अपॉन QB। ऐसे करोगे तो कभी नहीं याद होगा, कुछ नहीं याद होने वाला। क्या ये याद नहीं कर सकते, बेसिक बात। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है v cos थीटा, टाइम कितना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो याद करा ही दिया है 2πm अपॉन QB। तो ऐसे बन जाएगा अपने आप, मौके पे बन जाता है, ये आ जाता है कभी कभी पेपर में, कभी कभी नहीं, पिच पूछ दी जाती है जनरली। और ये डेरिवेशन तो एक नंबर में मिल ही जाता है, डेरिवेशन नहीं, पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, मिल जाता है पेपर में। इससे जुड़ी और भी कुछ कहानियाँ हैं। आई थिंक इतनी बातें सब क्लियर हैं। अगर सब बातें क्लियर हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक और करवाऊंगा। हटा दूं, टॉपिक के बाद थोड़ी सी समरी वमरी बना लिया करो अपने आप। टॉपिक खत्म हो गया, जैसे हमने मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड खत्म किया, सारे केस, दोनों केस कर लिए। अब दोनों केस के बाद छोटी सी समरी बना लोगे आप 4-5 लाइन में, तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्या। मोशन, अब मैं इतना नहीं बताऊंगा, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड, जैसे आपने ये छोटी सी हेडिंग डाली है, अब अपनी समरी बनाने के लिए तो आप लिखेंगे 2 केसेस यहाँ पर। पहला केस क्या लिखेंगे, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो आप बोलेंगे पाथ कैसा, सर्कुलर। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं कर रहा आप ऐसे ही टीप लें, ऐसे थोड़ा सा आपको बाद में बहुत आसान रहता है चीज़ें रिकॉल करना। पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर पाथ होता है। यहाँ पे बोलेंगे जब वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर, किसके, फील्ड के, उस केस में पाथ कैसा होता है, हेलिकल। कैसा होता है, हेलिकल। सर्कुलर होता है, हेलिकल होता है, दोनों बातें दिमाग में तुरंत बस जाएंगी। अब सर्कुलर पाथ होता है तो 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिख लो, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी 3 लिख लो, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। एक और बच गया, पिच लिख लो, खत्म हो जाएगा टॉपिक, खत्म हो जाएगा एकदम सटाक से। कभी भी दोबारा पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देखोगे तुरंत याद आ जाएगी मौके पे। एक एक नंबर के क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे समरी बना लिया करो हर टॉपिक की लास्ट में। अब मेरे सिखाने का काम नहीं है ये। एक क्वेश्चन करते हैं, ए चार्ज, सीधा सीधा लिखते हैं, ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज ऑफ मास 10 ग्राम, ऑफ मास 10 ग्राम enters a uniform field, enters a uniform field 5 गॉस। अब गॉस याद आ गया आपको, एक बार यूनिट लिखवाई थी मैंने, गॉस और टेस्ला का रिलेशन, गॉस और टेस्ला, टेस्ला हम लोग एसआई में यूज़ करते थे। 5 गॉस with a velocity (100 meter per second) at an angle
30 डिग्री विद द फील्ड, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। तो पहला क्वेश्चन तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछ सकता है कि व्हाट विल बी इट्स पाथ, इसका पाथ कैसा होगा। और जैसे ही आप इतना नाम सुनेंगे व्हाट विल बी इट्स पाथ, आप तुरंत बोल देंगे मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कुछ एंगल बना रहा है, इसका मतलब पाथ विल बी हेलिकल। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ओमिट कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा वो क्वेश्चन, आपको सबको रटा है, ठीक है। इसके बाद पूछ रहे हैं फाइंड नंबर 1 रेडियस, किसकी रेडियस, इट्स रेडियस। नंबर 2 पूछ रहे हैं पिच, नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं, पिच पूछ रहे हैं। आई थिंक क्लियर है इतनी कहानी। जो जो गिवन है, क्या गिवन है आपको, कहाँ गया, चार्ज गिवन है, मास उसका गिवन है, फील्ड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एंगल गिवन है, सब तो दे दिया है, ये क्वेश्चन ही क्यों दे दिया है फिर। आई होप आप कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। फॉर्मूले में रखना है, आंसर निकालना है, सोचना क्या है। तो सोचना कुछ नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा आंसर कितना आया है। दोनों आंसर्स कमेंट करिएगा। ध्यान रखिएगा 2 बातों का, यूनिट्स का स्पेशल, माइक्रो कूलाम कन्वर्ट करेंगे कूलाम में, ग्राम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, और क्या है, गॉस कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में। जिनको नहीं आता है मैं बता दूं, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसका मतलब क्या हुआ, जब गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा 5 गॉस दिया गया है, इसका मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये फील्ड हो जाएगा हमारा, इसको भी टेस्ला में कन्वर्ट करना है। बाकी सब बातें आपको पता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। लिखिएगा, टू चार्जेस of equal magnitude, 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड मतलब एक का चार्ज क्यू है तो दूसरे का भी क्यू है, एक का 2 माइक्रोकूलम तो दूसरे का भी 2 माइक्रोकूलम। इक्वल चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव masses m एंड 4m। उनके मासेस लेकिन डिफरेंट हैं, एक का m है दूसरे का 4m है। एंटर्स ए यूनिफॉर्म फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। एंटर्स द यूनिफॉर्म फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बहुत सारी बातें दे दी हैं क्वेश्चन में। विद सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड विद सेम काइनेटिक एनर्जी के बाद एक बात और जोड़ देते हैं, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर का कुलर इधर आ गया है, परपेंडिकुलर टू दी फील्ड। बहुत गंदा लग रहा है क्या। एंटर्स ए यूनिफॉर्म फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी परपेंडिकुलर टू दी फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। ये वाली लाइन बार बार डिस्टर्ब कर देती है मुझे खुद कि ये मैं कहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत है। चलिए एक बार अटेम्प्ट करिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं इसको। आपने आई होप अटेम्प्ट कर लिया है, 1 मिनट का टाइम भी मैंने दे दिया है। सॉल्व करते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। अब कल भी मैंने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कल का मतलब पिछले लेक्चर में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, आज भी एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, और मैं फोर्स कर रहा हूं आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में और बहुत ईजी होते हैं। इनको छोड़ के आना मतलब आप बिल्कुल बर्बादी पे हैं, इनको छोड़ नहीं सकते आप इन क्वेश्चंस को। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जब हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर पहुंचे, तो एटम्स में भी कुछ सिमिलर, लगभग सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। और एक और बात, ये क्वेश्चन बताने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, जो क्वेश्चन हमें, जो प्रैक्टिकली हमें सामने आएंगी सिचुएशंस, उनके बारे में बात करूंगा कुछ बहुत प्यारी प्यारी। चलिए, क्वेश्चन आपने अब तक पढ़ लिया है। मैं बोल रहा हूं दो सिचुएशन है, दो तरह के चार्जेस हैं, एक 1 है एक 2 है, ठीक है, दो तरह के चार्जेस हैं। मुझे क्या बोला गया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। मास की बात करेंगे तो एक का मास है m, दूसरे का मास है 4m, यही बोला गया है। अब फील्ड तो सेम ही है, दोनों जगह सेम फील्ड में एंटर कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट की है वही काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सेकंड की है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ऐसा मुझे बोला गया है, और मुझे रेडियस का रेशियो पूछा गया है। अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो जैसे ही मुझे बोला गया काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, चलिए इस पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें निकालना किसका रेशियो है, रेडियस का रेशियो निकालना है। सुनना मेरी बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, यही होता है। जब भी मुझसे रेडियस का रेशियो पूछा है, अब आगे जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह अप्लाई होता है जब भी हम रेशियो की बात करते हैं। रेडियस डिपेंड करती है इन 4 पैरामीटर्स पे, रेडियस डिपेंड करती है इन 4 पैरामीटर्स पे, जिनमें से 2 पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, यानी कि हमारे लिए यूजलेस हैं। हमारा बेसिक प्रोसीजर क्या था कि हम R1 लिखें फिर R2 लिखें, दोनों को डिवाइड करें। अब जब Q और B दोनों कांस्टेंट है तो कट जाने वाले हैं ना, तो क्या हम थोड़ा सा फुर्ती में एक दिमाग चला सकते हैं अपना कि R1/R2 जो है वो क्या हो जाएगा, m1v1/m2v2। मेरी लाइन सुनी, जो दो नहीं थे पिक्चर में, जो दो कांस्टेंट थे उन दो को छोड़ दीजिए, तो बस इनके साथ m1v1 m2v2 लगा दीजिए। ये तो बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो गई कि R1 और R2 का रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर कभी ऐसा हो कि रेडियस का फॉर्मूला तो पहले लिख लेता हूं mv/qb, अगर मुझसे बोला जाए, अब सिचुएशन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेट मत करना, बता रहा हूं कंडीशन। अगर मुझसे बोला जाए कि वेलोसिटी और फील्ड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी और फील्ड कांस्टेंट है, तब मुझसे कहा जाए कि अब बताइए किसका रेशियो, रेडियस का रेशियो। अब जो दो कांस्टेंट है उनको छोड़ दो, जो दो कांस्टेंट हैं उनको छोड़ दो, तो हमें क्या दिख रहा है, R प्रोपोर्शनल है M के, तो R1/R2 जब लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल है M के, R प्रोपोर्शनल M के, M लिख गया, मतलब 1 के आगे 1, 2 के आगे 2 लिख दिया। क्या Q रेसिप्रोकल है R के, तो उल्टा करके लिख दो, इनटू Q2/Q1। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं, बार बार डिवाइड करना भी अच्छा नहीं लगता, हम लोग बड़े हो गए हैं अब। 11 तक डिवाइड करना ठीक था, बार बार हम लिखते थे, डिवाइड करते थे, फिर सॉल्व करते थे रेशियो के केस में। क्या मेरी बात ये सुन ली है, सुन ली है तो बता जरूर देना कि सर समझ गए हैं कहानी, हम बार बार अब मत बोलो, मेरी बात सुनी है। मुझे अगर वेलोसिटी और फील्ड कांस्टेंट दिया था, यानी इनसे कोई वास्ता नहीं था मेरा, ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे, रेशियो की बात कर रहे हैं हम। तो जब मुझे बोला तो मास पे डिपेंड है, क्यू पे डिपेंड है, जब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m1/m2, और चार्ज के रेसिप्रोकल है तो कौन सा चार्ज ऊपर आ जाएगा, Q2/Q1। क्या समझे। एक और सिचुएशन बता दूं, अब मैं बताने पे आया हूं तो एक और बताऊंगा फिर खत्म करूंगा, ये क्वेश्चन से वास्ता नहीं है इसलिए मैं अलग बॉक्सेस में लिख रहा हूं इनको। अगर ये रहा R = mv/qb, अगर मास और वेलोसिटी कांस्टेंट होते, दोनों मास एंड वेलोसिटी बोथ आर कांस्टेंट, तो मैं अब R1/R2 क्या लिखता, क्या आप में से कोई बोल पाएगा, R1/R2। अब देखना क्या Q और B दोनों रेसिप्रोकल हैं,
Q और B दोनों रेसिप्रोकल है ना, तो हम क्या करेंगे, उल्टे करके लिख देंगे R1/R2। तो पहले हमने R1 लिखा है तो ऊपर कौन सा लिखेंगे, पहले Q2/Q1 और B2/B1। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की लड़ाई नहीं लड़वा रहा हूं मैं आपसे, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आपका, जैसे मैं एक और पढ़ा था हमने थर्ड चैप्टर में, R=ρL/A वाला, यहां पर भी तो देखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि रो कांस्टेंट है, क्या बोलूं कि ये याद आता है फॉर्मूला कि नहीं आता है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। तो R1/R2 जब हम लिखेंगे तो मेरी बात सुनना, लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा, L1/L2। एरिया के रेसिप्रोकल है यानी कि A2/A1। तो इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हम टाइम सेव कर सकते हैं। आई होप बात क्लियर हुई होगी अब तक, चाहे कहीं भी हो, रेशियो निकालना हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कर लेते हैं। आई होप क्लियर है, हटा दूं सब। हाँ चलिए, अब मैं यहां पे आ गया हूं, ये मेरा बन गया। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो क्या कांस्टेंट था, Q और B कांस्टेंट था, चार्ज भी सेम था, फील्ड भी सेम था, तो मास और वेलोसिटी मैंने बना लिया फॉर्मूला। क्या मुझे अब वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, बस मासेस का रेशियो तो मुझे पता है, m1/m2 मुझे पता है, क्लियर है ना। तो मुझे बस वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, और वेलोसिटी का रेशियो निकालने से लिए ये कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन सब देता है, क्वेश्चन सब कुछ देता है, बस खोद के निकालना पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है कि हाफ mv² होता है, हाफ मास इज m1। क्या m1 की वैल्यू में सीधा सीधा रख दूं m, चलिए नहीं रखते, v1² इज इक्वल टू हाफ m2 v2²। क्लियर है, क्या हाफ से हाफ खत्म, दिखा, v1 और v2 इधर ले आए, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2/m1। अरे अब तो वैल्यू रख लो m2 और m1 की, m2 की वैल्यू कितनी है, 4m है, 4m/m, m से m समाप्त। तो v1/v2 की वैल्यू आपको दिख रही होगी, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, 2:1 आ जाएगी। तो मुझे क्या मिल गया, ये नहीं दिखेगा इधर, v1/v2 इज इक्वल टू 2:1। जैसे ही v1/v2 मिला, क्वेश्चन खत्म। m1/m2 पता है, v1/v2 पता है, रख देंगे, और रख देने से पहले मैं यहां से कुछ हटा दूंगा, आपको लिखने का मौका दे दिया। जैसे ही रखेंगे यहां पर, लेट इट बी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे फ्रॉम 1, क्या बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू m1/m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, एक था m एक था 4m, 1/4 इंटू v1/v2 की वैल्यू 2/1, 2 से 2 कट गया, तो रेशियो कितना आया, R1/R2 इज इक्वल टू 1:2। अरे किसकी रेडियस ज़्यादा है ये तो पता चल जा रहा होगा ना, R2 की रेडियस ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 2 गुनी है, R2 की रेडियस ज़्यादा है, 2 टाइम्स है। क्लियर इतनी बात, होमवर्क सुनिए, यहीं पे होमवर्क सुनिए। होमवर्क क्या है, अब आपको सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड निकालना है। ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई है, सोचना ही नहीं है कुछ। क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, QB/2πm। तो मास के रेसिप्रोकल है यानी m2/m1। आंसर भी बता दूं क्या, अब हो गया इतना। अब एक जो जरूरी बात मैंने बोला था बताऊंगा। अब पूरा टॉपिक लड़ लिया है हमने, खत्म कर लिया है, अब एक प्रॉब्लम पे और जूझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर हमारी तरफ से कहानी फोर्स की वाली लगभग समाप्त हो जाएगी। 2 केस थे, चार्ज वाला फोर्स खत्म होगा। अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि ये फील्ड है और कोई चार्ज की वेलोसिटी ये है मान लिया,
यही सिखाया ना। तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा ये सब मैंने सीख लिया है। और चार्ज क्या था, क्यू था। अभी तक मैंने जितने भी डिस्कशन किए हैं सब में बोला है कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव में। मैंने नेगेटिव चार्ज की लड़ाई नहीं लड़ी, नेगेटिव चार्ज की लड़ाई नहीं लड़ी। अब सुनना, अगर चार्ज ये बाई चांस नेगेटिव हो जाए, पहले तो बताइए इस चार्ज पे फोर्स लगेगा किधर, V क्रॉस V। चलिए सुंदर सा बना लेते हैं, मजा नहीं आया इस डायग्राम में। मान लीजिए फील्ड इज इनवर्ड, अब अच्छा लगता है, ठीक है। चार्ज चल रहा है v वेलोसिटी से, पॉजिटिव चार्ज है, किधर जा रहा था, राइट साइड। फोर्स बताना है किधर लगेगा, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स को रखा, फील्ड की तरफ लेकर गए, थंब इज अपवर्ड, यानी कि फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड। कौन से फॉर्मूले से, Q V क्रॉस B से। मैंने बोला कि अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता, तो उसकी कहानी बड़ी सिंपल है। नेगेटिव होता तो मैं क्या लिख देता, F इज इक्वल टू चार्ज की जगह माइनस का V क्रॉस B। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव क्या करता है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। नेगेटिव क्या होता है, बात बहुत ध्यान से सुनना, नेगेटिव क्या होता है, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी है, और जो आ जाए नेगेटिव मतलब अपोजिट कर दो, जो आ गई उसका अपोजिट कर दो। सुना, अरे सुना, ये चार्ज Q था, फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने V क्रॉस B से निकाल लिया। अगर यही चार्ज मैं बोल देता आपसे कि वही फील्ड है और चार्ज कैसा है, लेकिन माइनस का Q है और उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये दो सिचुएशन हो गई, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है, मुझे कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, बस V क्रॉस B कैलकुलेट करना है जैसा अब तक करते आया था। V क्रॉस B थंब गया अपवर्ड, बस मेरी नज़र किस पे आई कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्शन पलट दूंगा। मेरा आया था आंसर अपवर्ड, मैं कह दूंगा नहीं सर किधर आएगा, डाउनवर्ड। और ये सारी कहानी दिमाग में हो जानी चाहिए आपके। आंसर के टाइम पर ये ना करें कि सर अभी माइनस का मैंने ध्यान रखना है, तुरंत माइनस होना चाहिए मौके पे ही। सुना, नॉर्मल V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालेंगे, अपोजिट कर देंगे। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये बात भी नोट कर लो दिमाग में, और फिर मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। आज की सारी बातें दिमाग में रख ली होंगी आपने, बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहना, धीरे धीरे चैप्टर फिनिश की होने की तरफ जा रहा है हम लोगों का। बस एक दो टॉपिक और बचे हैं छोटे छोटे। दो टॉपिक क्या क्या बचे हैं अभी आपके पास, एक तो बचा है एक कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स, किसी रॉड पर, किसी कंडक्टर पर। दूसरा बचा है हमारे पास लॉरेंट्ज़ फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स के एप्लीकेशन, वेलोसिटी सेलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन। और इत्तेफाक से साइक्लोट्रॉन इस बार सिलेबस से हट गया है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे और चलते हैं धीरे धीरे। और अगर ज़रूरत महसूस हुई या कभी एक्स्ट्रा टाइम लगा तो हम लोग साइक्लोट्रॉन भी पढ़ लेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया बना रहे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।